ज्योति जी, गुड गुड इवनिंग। चलिए, मई मंथ का ये हमारा चल रहा है 2025। ठीक है। सिक्योरिटी टॉपिक है हमारा। गुलाब शाह जी, गुड इवनिंग। टॉपिक है आज का भारत का जो एक नया सुरक्षा सिद्धांत, एक नया जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल बना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। मिसबा जी, गुड इवनिंग। तो ये मेंस के लिए होगा 2026 के लिए, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है। ठीक है। शिवांगी जी, गुड इवनिंग। अब देखो, भारत के पूरा नया सिद्धांत, जो एक नया प्रिंसिपल बना है। एक तो हमने देखा कि कई जो अटैक्स हुए उसके बाद हमारी जो प्रिंसिपल, जो इंडिया की जो डिफेंसिव जो थी, वो ऑफेंसिव पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। तो अब भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है, एक नया सुरक्षा सिद्धांत की घोषणा की है। ठीक है। तो ये बेसिकली आतंकवाद, टेररिज्म के अगेंस्ट जो एक अप्रोच लेना है, और एक होलिस्टिक जो नेशनल सिक्योरिटी जो एक पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। ठीक है। वो पैराडाइम क्या है, जिसमें तीन बेसिकली इसके बेस, मतलब पिलर्स हैं इसके। एक तो निर्णायक प्रतिशोध भी लेना है। ठीक है। दूसरा है जो परमाणु, जो कि भैया हम, जो पाकिस्तान कहता था कि हम परमाणु बम मार देंगे, तो उसके लिए जो ब्लैकमेल बार बार करता था, उस ब्लैकमेल के लिए अब कोई टॉलरेंस नहीं, यानी जीरो टॉलरेंस। आपको करना है, आप करो। और ये हमने एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों का, यानी इंडिया का। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन का जो ब्लफ था, वो ब्लफ को हमने अच्छे से ठोक दिया। ठीक। चलो ऐसे समझो, अब ये मत लिख देना एग्जामिनेशन में, ठोक दिया काइंड ऑफ। ठीक है। तो कोई जीरो टॉलरेंस की बात है। और आतंकवाद के जो प्रायोजक और आतंकवादियों के बीच में, यानी जो उसको पालते हैं, पोसते हैं, फंड करते हैं, उनके बीच में, या फिर उनके कोई हेल्पर है, सिंपैथाइजर है, उनके बीच में और आतंकवादियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये तीन नई चीजें हमें देखने को मिल रही है। और ये बकायदा ये डॉक्ट्रिन हो गया है इंडिया का। ठीक है। तो कोई भी अगर, जाहिर सी बात है कि निर्णायक प्रतिशोध में क्या है, इन्होंने भारत ने कहा कि भाई किसी भी आतंकवादी, हमने कहा भारत अपनी शर्तों पे, हम जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, हम अटैक करेंगे, काउंटर अटैक होगा। तो यही जो हमने देखा कि पीओजेके में जितने भी टेररिस्ट आउटफिट थे, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद वगैरह, तो उसके जितने भी हेडक्वार्टर वगैरह थे, 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ। तो भारत की ने क्या किया, प्रतिशोध की जो सीमा को कम कर दिया थोड़ा सा, जिससे पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का समर्थन करना अब महंगा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, प्रतिशोध की सीमा को कम कर दिया का मतलब ये है कि भाई अब हम जितना चाहेंगे उतना मारेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा एग्रेसिव, जो हम पहले डिफेंसिव पॉलिसी खेल रहे थे, हालांकि अभी भी डिफेंसिव ही है, कि अभी भी भारत की जो पॉलिसी है वो इजराइल की तरह नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है। बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ लो एक बार। जैसे इजराइल की पॉलिसी क्या है कि भाई उसे एक खबर मिलती है, उसके जो सीक्रेट एजेंट है वो सब खबर देते हैं कि भाई ईरान परमाणु बम बना रहा है। ठीक है, बना रहा है, चलो तोड़ते हैं, फोड़ते हैं उसको। बस इस खबर पे ही वो अटैक कर देगा। वो आपके अटैक करने का वेट नहीं करेगा। अमेरिका के साथ भी वही है, भारत के साथ ऐसा नहीं है। पहले अटैक होगा, हम उसका जवाब दुगनी ताकत से देंगे। तो अभी भी, लेकिन हाँ, पहले तो हम वो भी नहीं दे रहे थे, अब दे रहे हैं। तो परमाणु खतरे का जो बार बार जो ब्लफ किया जाता था, तो कहा कि ऐसे खतरों के लिए से सुरक्षित कोई भी आतंकवादी पना सटीक हमलों का सामना करेगा, यानी कि प्रिसाइज वो हमने करके दिखाया। ठीक है। कि भाई यदि भारत में कई बार पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा भी कि अगर इंडिया अटैक करता है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, पानी बंद कर दिया हमने, पानी बंद नहीं किया, बेसिकली सिंधु जल, हम जो
हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा जो शेयर करते थे पाकिस्तान के साथ, हमने वो शेयर करना बंद कर दिया। तो एक तरह से जल आपूर्ति की बाधित की, तो उन्होंने और ये जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? जवाब, सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने राफेल गिरा दिए। हम कहते हैं, मैं पर्सनली मैं कहता हूं कि भैया 4,000 आपने विमान गिरा दिए, कोई प्रूफ है तो बताओ, नहीं तो जाओ, ब्लफ नहीं। ठीक है, तो अब ये जो रणनीति है, बेसिकली स्ट्रैटेजी जो है, ये संयम के पिछले सिद्धांत को, क्योंकि पहले क्या था कि भैया पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, डिफेंसिव खेलो, है ना, बहुत एग्रेशन वगैरह नहीं, पर अब आप रक्षा के नाम पे के अधिकार के, और उसके जो असर्टेशन जो है उसको दर्शाता है ये, कि हम बिल्कुल अब उसके उलट है, कि हम पेशेंस नहीं रखेंगे, हम वो काइंड ऑफ फिल्मी स्टाइल में घुस के मारेंगे, काइंड ऑफ। ठीक है, तो आपको मेंस में क्या लिखना है? ये 3 चीज लिखनी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 2 3। ठीक है, लिखना आपको सिर्फ यही है। और अब जो प्रायोजित जो उसके जो स्पॉन्सर है आतंकवादियों के, और आतंकवादी टेररिज्म और टेररिस्ट के बीच में, मतलब जो सिंपैथाइजर हैं, जैसे भी किसी भी फॉर्म में हो, उन सबको क्या किया इन्होंने, कोई अब डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने पंजाब प्रांत के और बहावलपुर में डीप स्ट्राइक किया इन्होंने। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस है इंडिया का कि पाकिस्तान जो है ये स्टेट जो टेररिज्म स्पॉन्सर्ड है उसके लिए ही अकाउंट वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये संकेत देता है कि जो स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म होता है उसको युद्ध के कृत्य के रूप में, एज अ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना है आपको, जिससे वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूती मिलेगी। यानी अगर कल को कोई भी अटैक होता है तो भारत मिसाइल से या कहीं से भी वो अटैक करने में सक्षम है। करके देखो, फिर से करके देखो। ठीक है, हालांकि अभी भी मैंने कहा ना कि जो पॉलिसी तो इन्होंने बना ली, क्या उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ? हाँ, घुसने का, इन्फिल्ट्रेट करने का तो प्रयास हुआ है। अभी भी आतंकवादी घुसने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मारे जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन घुस तो प्रयास हो रहा है ना, तो वे आ कहां से रहे? तो भारत को इसका भी जवाब देना चाहिए था, हालांकि वो सिर्फ मच्छरों को मारने की तक ही सीमित है। चलिए, अगर भाई आपके घर के आसपास अगर मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा गंदा गंदा पानी कहाँ है, आपको उस गंदे पानी की सफाई करनी होती है। ठीक है, नहीं तो मच्छर आते रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो इसका जो प्रमुख, ये जो सिक्योरिटी जो प्रिंसिपल है, इसका प्रमुख अन्य पहलू क्या क्या है, डायमेंशन, कि दंड द्वारा निवारण, क्या हम भैया अब दंड नीति का पालन कर रहा है, हम दंड देंगे। यानी हम आतंकवादी हमला अगर होता है तो हम अस्वीकार क्षति पहुंचाएंगे, यानी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा क्षति पहुंचा देंगे, काइंड ऑफ। दूसरा जो है कि जो गैर सैन्य उपकरण के रूप में, यानी हम उसकी जैसे सिंधु जल जो संधि है उसको सस्पेंड कर दिया है उन्होंने, और दबाव बनाने के लिए 7 उच्च स्तरीय जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है विदेशों में भेजा गया, सबको जाके बताया गया। रणनीतिक अक्षमता की बात करें तो भारत ने 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तान की जो वायुसेना, भाई ये रनवे है उनका, उन्होंने क्या किया, रनवे में ही गड्ढा कर दिया। अब ये उड़ा लो, प्लेन प्लेन कैसे उड़ाओगे? ठीक है, तो गतिशीलता कम हो गई और तनाव बढ़ने से रोका जा सका, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स एकदम पंगु हो गई। कुछ जहाज उसमें गिर गए, जल गए उनके, ठीक है, वो हमने फोटो वगैरह भी जारी कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और उन्होंने क्या किया, जैसे भारत ने ड्रोन मल्टी एयर डिफेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जैसे स्वदेशी हाईटेक सिस्टम का यूज किया, ये पहली बार हुआ। तो अब इन्होंने क्या किया, तीनों सेनाओं को भारत ने
सैन्य रणनीति में ड्रोन युद्ध का को इंटीग्रेट कर दिया है, यानी अब तीनों सेनाओं के पास ड्रोन से अपने अपने ड्रोन यूनिट होंगे उनके पास। और फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस है, ये बात मैंने आपको आज से 4 साल पहले भी कही थी कि फुल फ्लेज वॉर अब संभव नहीं है। तो होगा भी तो ऐसे ही युद्ध होगा। और जब तक, एक और मजे की बात मैंने आपको बताई थी कि जब तक भारत 2028-30 तक प्लेन में एक्सपर्टीज हासिल करेगा, तब तक तो प्लेन का दौर ही चला जाएगा। फिर ड्रोन, और भाई आपको उसके लिए ट्रेनिंग करने की, जैसे ड्रोन से ही काम हो जाएगा, तो महंगे प्लेन क्यों चाहिए? हालांकि ड्रोन भी कम महंगा नहीं है, बट एक प्लेन के कंपैरिजन तो सस्ता ही है। ठीक है, तो तनाव कम करने की रणनीति क्या है? तो एक फुल फ्लेज वॉर ना होकर सिर्फ इन्होंने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। फुल फ्लेज मतलब पाकिस्तानी जो आवाम है उसको निशाना नहीं बनाया उन्होंने। तो एक इन्होंने, अच्छा, इसके अलावा रिटेलिएशन से बचने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए एक सेवा जो रिस्पॉन्स है कि हम पानी से भी मारेंगे, जमीन से भी और आकाश से भी मारेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया भारत ने एक साथ। तीनों जैसे भी अगर हो हम अटैक, जैसे हुआ क्या है कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर अगले ही दिन फोन करके बता दिया गया कि भैया हमने आपके यहाँ पे 9 ठिकानों पे हमला करके, नहीं, ये 9 ठिकाने पर ये तो बाद में हुआ है, रिटेलिएशन में हुआ है कि हमने आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय किया है। 2 दिन का समय लिया पाकिस्तान ने, वापस रिटेलिएट किया, उसको रोकने के लिए फिर भारत ने फिर से अटैक किया है। ये है कहानी, बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मेन जो चीज है जो एग्जामिनेशन में यूपीएससी पूछेगा वो बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, और लिखने लायक सफिशिएंट मैटर भी है इसमें। तो ये जो 3, अब इसको, जाहिर सी बात है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य और भू रणनीतिक राजनीति में एक मोड़, टर्निंग पॉइंट तो आ ही गया है। ठीक है, तो भारत अपनी सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से जो काउंटर जो कार्रवाई करना है, उसको जवाबी कार्रवाई करने का इरादा भी दिखाया कि भैया हम तो ना दबेंगे ना झुकेंगे। निवारण, आर्थिक उपाय, या फिर टेक्नोलॉजी, वैश्विक कूटनीति को सबको मिला के, मतलब हर एंगल से भारत ने क्या किया है, साम दाम दंड भेद सब लगाया है। तो कुल मिला के अभी ये देखने को मिल रहा है, जैसे अभी इसमें एक और पॉइंट ऐड होगा, क्योंकि ये पॉइंट, जैसे जो अभी क्या नाम है यार, देखो, सक्रीक वाला जहाँ पे ऑपरेशन अभी ये चल रहा है, हमारा सैन्य अभ्यास चल रहा है, नोटन जारी किया गया है। तो अभी वो ये एंगल भी दबाव डालने वाला एक एंगल यहाँ पे आएगा। तो अभी फिलहाल इतना पे ही आप इसको लिखो, ये लिखने के लिए होमवर्क ठीक रहेगा आपका। तो ये पहले के दृष्टिकोण से कैसे अलग है ये बताना है। हाँ, साउथ एशिया में अगर बात करें तो संघर्ष की गतिशीलता को फिर से परिभाषित कर दिया है कि हम पर कोई भी अटैक होता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर ही मानेंगे। कल को कोई कट्टा लेके आ जाए पाकिस्तान से तो हम अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा भारत कर नहीं रहा। लेकिन एक कोई बड़ा, अगर ऐसा हो जाता है इंसिडेंट, तो फिर उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। तो अब टॉलरेट नहीं कर रहा है, ये है पैराडाइम शिफ्ट। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं, ये बस, ये पूरा नहीं लिखना है आपको। आपको सिर्फ निर्णायक प्रतिशोध, एक ब्लैकमेल का जो ब्लफ था उसको हमने टॉलरेट करना बंद कर दिया, बाय करना बंद कर दिया। और तीसरा है स्पॉन्सर, जो आप जो टेररिस्ट स्पॉन्सर है और टेररिस्ट, इन दोनों के बीच में हमने फर्क करना बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? जल्दी से, चलो, पढ़ के सभी लोग आए हैं? अब इसमें देखो, अब ये साइंस टेक का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब सिक्योरिटी और साइंस टेक दोनों को मिला के ही पूछ लेगा यूपीएससी, फिर क्या करोगे? ठीक है, इसलिए मैंने बहुत प्रिसाइज में आपको अंडरलाइन किया वहां पे। लिखना आपको 3 पॉइंट वाला 3 सिद्धांत ही है। ठीक है,
फोकस कहाँ करना है, किस चीज पे फोकस करना है, ना कि उस टॉपिक के मजे लेने हैं। ठीक है, जैसे मैक्सिमम बच्चे करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर देखा तो बस टूट पड़े उस पर। तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी जो है, सिक्योरिटी वाली हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या क्या यूज हुई है। तो हवाई क्षेत्र की क्षमताओं को विशेष रूप से मल्टी लेयर, जो हमारा जो एयर डिफेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी अब ये यूपीएससी के लिए अब बात बनेगी 26 के मेंस में। हालांकि प्रीलिम्स में भी तो कुछ ड्रोन्स की अगर कुछ टेक्नोलॉजी होगी तो हम देखेंगे, हालांकि अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। वो कामाकाजी और वो सब छोड़ दो, इतने उसके मेन फंक्शन पे बात होगी। तो प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभी, इसको भी अलग से नोट कर लो। ठीक है, देखो अब हर जगह तो सेना नहीं जा पा रही है, तो ड्रोन से सर्च ऑपरेशन होता है ना। तो इसके लिए एक एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली जो है वो डेवलप की गई है। उसमें सबको आपस में जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसमें रडार भी होगा, हवाई सेंसर भी होंगे, नागरिक रडार भी होगा, संचार नोड्स भी होंगे, जो डेटा को एक जगह पे अलग अलग सोर्स से एक जगह पे इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब सब लोग एक ही जगह पे संदेश भेजेंगे। और ये सब ऑटोमेटिक होने वाली है, ऑटोमेटिक प्रणाली होगी ये। तो हवाई संचालन के लिए एक पूर्ण युद्ध क्षेत्र की तस्वीर प्रदान करता है, यानी एक वॉर थिएटर तो ये दे रहा है। ठीक है, और इसको डेवलप कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है हमारा, बीईएल, ये डेवलप कर रहा है। प्रीलिम्स के लिए ये पूछा जा सकता है कि कौन डेवलप कर रहा है भारत में, इसरो और ये मत लगा देना। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, बीएमडी का एक नियंत्रण केंद्र जो है, यानी स्वॉर्ड फिश, इसकी रेंज है, ये एक भारतीय क्षेत्र की निगरानी करता है। ये मिसाइल है, ये 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो ये लंबी दूरी की ट्रैकिंग रडार है, यानी LRTRS। इसका यूज करके भारत क्या कर रहा है, अपनी हवाई क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है। इन्हें ड्रोन को उड़ा दिया, भाई देखो आसपास तो कोई आ तो नहीं रहा है, तो दिन भर में 100 बार ड्रोन उड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनपुट्स क्या है, तो ये कुछ जो लिया गया है बेसिकली अलग अलग नाम के हैं, तो ये इतना आपको करना नहीं है, आप एक दो का नाम लिख सकते हैं बेसिकली। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को, नाम वाम किस देश से लिया गया, परचेज किया, इसके झंझट में मत पड़ना। ना आपको पूछा जाएगा ना आपको लिखना है, यानी प्रीलिम्स में भी नहीं पूछा जाएगा और लिखना भी नहीं है। एक आध मेंस में आप एक दो का नाम लिख सकते हैं, बहुत अगर जरूरत है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कुछ जाहिर सी बात है, आप इसको कैसे लिखोगे कि अलग अलग देशों से, इसको लिख लो, जॉट डाउन कर लो, अलग अलग देशों से अलग अलग हमने अपने जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉट स्पेसिफिकेशन, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने परचेस किया है। ठीक है, आकाश तीर ये इंडिया का है, ऑब्वियस है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये है एक नेत्रा है, इसका नाम पता होना चाहिए। IL-76 है, ये फाल्कन एवॉक्स करके है, इजराइल का है, लेकिन ठीक है, ये नाम भी आप देख सकते हैं। बाकी रेंज वेंज सब छोड़ दो आप उसको। आकाश तीर क्या है, ये दुश्मन का विमान हो, ड्रोन हो, मिसाइल का पता लगाने, वही ट्रैकिंग सिस्टम है बेसिकली, ऑटोमेटिक है ये। रडार, सेंसर और हथियारों को ये इंटीग्रेट कर देगा। ये आकाश तीर को डेवलप किसने किया है, वही बीईएल। त्रिगुण है, ये भारतीय नौसेना के लिए है, तो ये पैदल सेना यानी इन्फेंट्री वगैरह के लिए है आकाश तीर। त्रिगुण जो है ये भारतीय नौसेना के लिए है। बस इतना ही याद रखना, और कुछ नहीं, भारतीय नौसेना साफ। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन अलग होगी। नाविक की बात करें हम तो इसने, ये इसरो ने डेवलप किया है। जैसे हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस अमेरिका का है, हमने इसमें नाविक अब जो है इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा भारत में अगर हम बात करें मल्टी लेयर पे जो एयर डिफेंस जो सिस्टम है, तो मल्टी लेयर का मतलब क्या हुआ, अलग अलग परत, इस तरह से समझो। इस सेंटर से अगर ये 200 किलोमीटर के लिए है,
या फिर ये 10 किलोमीटर के लिए है, ये 20 किलोमीटर के लिए, ये 50 किलोमीटर के लिए। तो कब हमें कौन सी मिसाइल को कितने दूरी पे ही गिरा देना है, कोई बड़ा मिसाइल है भाई, तो हम उसे 50 किलोमीटर दूर पे ही डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो अलग अलग लेयर पे कि ये अगर फेल हो गया तो इससे रोक देंगे, इससे ये फेल हो गया तो इससे रोक देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आएगी। तो ये कम दूरी का है पहला, जो मल्टी लेयर वाले में। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये DRDO और BEL दोनों ने मिलके डेवलप किया है। अब देखो इसमें कुछ कुछ मैं अलग से भी बताऊंगा अभी, वो रेड कलर कर दूंगा, ठीक है, उसको हम प्रीलिम्स के लिए अलग से देखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इगला है, और इगला, इगला M और इगला S, ये रूसी वाला पोर्टेबल एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। शिल्का है, तो ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ऑटोमेटिक वाला। इसके अलावा और भी मिनी गन वगैरह बहुत सारा चीज लिया गया, अब सबका नाम तो लिखोगे नहीं, हो गया। तो और भी है, अन्य आदि लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरी लेवल पे अगर हम सेकंड लेयर पे बात करें, तो ये आकाश मिसाइल। अब इसको, इसकी रेंज भी अब जो है 70 किलोमीटर की जा रही है, ऑलरेडी हो चुकी है ये। जो स्पाइडर है, ये इसराइल की है। विरासत सोवियत सिस्टम है। ठीक है, ये सिर्फ नाम आपको देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थर्ड लेयर पे अगर हम बात करें, तो बराक 8 जो है ये इसराइल से हमने लिया है। और अन्य मिसाइल भी किसी की रेंज अलग अलग है। तो LR SAM, LR SAM कहते हैं, और MR SAM कहते हैं इसको। तो MR SAM जो है 70 है, और ये LR SAM का की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है। चौथी लेयर पे देखिए तो, जिसको हमने नाम दिया है सुदर्शन चक्र S-400। ठीक है, तो और हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया 300 किलोमीटर तक का, जो एक टारगेट था उसको हिट किया। इसमें भी 4 प्रकार की मिसाइलें लगी रहती हैं, यानी एक डब्बे में आप समझो एक मिसाइल है, ये मिसाइल के अंदर भी अलग अलग मिसाइल लगी हुई है। तो किसको किस मिसाइल से हिट करना है, ये लास्ट वाली चीज है, क्योंकि महंगा है भाई, है ना। तो इसकी जो रेंज है, ये भी 30 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और रेंज कितना है, यानी ऊपर तक जाएगा, ये 30 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। और दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। 300 किलोमीटर तक तो अभी तक हमने हिट करके क्या कर दिया, उनका एवैक्स गिरा दिया। एवैक्स क्या होता है, एक जो बेसिकली, देखो रडार ऐसे समझना, अब थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। ये रडार सिस्टम क्या होता है कि अगर ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, तो एक जहाज, एरोप्लेन जो ऊपर में जाके, रडार रडार क्या करता है बेसिकली, जहां रडार लगाया हुआ है, तो कोई भी ऊंचाई से कोई भी प्लेन अगर आएगा तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, कोई भी मशीन आ रही है तो इससे बचने के लिए इनको नीचे फ्लाई करना होगा, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर जमीन से। ठीक है, तो ये बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि प्लेन की गति भी बहुत ज्यादा होती है। फिल्मों में दिखाया जाएगा, ठीक है, एक अलग चीज है कि भाई पायलट इतना नीचे से उड़ रहे हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है। अब ये तो हो गई भाई, इससे बच, ये तो जमीन के लिए हो गया, लेकिन ऊपर से कोई बियॉन्ड रेंज, रेंज से अगर उससे आ रहा है, या फिर भारत कोई अटैक करने के लिए कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तो यहाँ एवैक्स बैठा हुआ है, ये प्लेन, इनका ये रडार सिस्टम है, ये हमला करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ जितने भी प्लेन है सबको एक साथ ये इंफॉर्मेशन देगा कि देखो तुम ये टारगेट हिट करो, तुम ये टारगेट हिट करो। ठीक है, अब होता ये है, जो भी प्लेन यहां से भारत से टेक ऑफ कर रही है, इसको पहले से पता है, ये आसमान में बैठा हुआ है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी को ही हिट कर दिया S-400 ने। तो अब भाई कोई भी प्लेन आएगा, कोई भी इंडिया से पाकिस्तान जाएगा, उनको पता नहीं चलने वाला। बात समझ में आ रही है? चलो, अब
अब इतनी कहानी सुना दी है आप लोगों को, थोड़ा बहुत याद रहेगा। अब आते हैं BMD कार्यक्रम। ये पैड यानी एक, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ये 80 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को रोक लेगी पैड। AAD ये एयर डिफेंस के लिए है, ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई वाली मिसाइलों को रोकती है। अब PDV ये पृथ्वी रक्षा वाहन है, इसका विकास किया गया, ये 100 किलोमीटर की हाइट पे कोई भी टारगेट को रोक देगी। तो मिसाइल पे हमने अच्छा खासा खर्च कर दिया है, ये सफिशिएंट है। अब दो तीन कुछ शब्द हैं अभी मैं बताऊंगा। प्रीलिम्स के लिए मैं रेड कलर यूज कर लूंगा, ठीक है, ये याद रखना। अब कुछ अन्य हथियार भी, जैसे ब्रह्मोस था, तो ब्रह्मा और रशिया ने मिलकर, ब्रह्मा कह रहा हूँ, ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कवा नदी, दोनों के नाम को मिलाकर हम लोगों ने डेवलप किया था। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब तो एक्सपोर्ट वेरिएंट भी आ गया है, वो हम लोग बेच भी रहे हैं, है ना। तो इसकी गति बहुत, और अब तक की दुनिया की ये सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है, क्योंकि अगर एक सिगरेट का डब्बा रख दिया ना, तो वो ऊपर से ही हिट कर देगी इसको, उस छोटे से डब्बे को हिट कर देगी। मतलब इतना प्रिसाइज अभी तक वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और ये नहीं कि भाई मैं इंडियन हूं तो बोल रहा हूँ, नहीं, जो है सो है, वही बताऊंगा। तो आप इसको मेंस में लिख सकते हो, क्योंकि फैक्ट है ना। चलो, अब रेंज क्या है, 290 बताता है, चाइना कहता नहीं भैया 400 है, कोई बात नहीं, जो भी है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है इसकी, और ये रडार में की पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी गति, यार इतना स्पीड से तो प्लेन नहीं उड़ता है। तो जब तक तुम रिडक्ट करोगे तब तक तो वो मार के आप वापस, मतलब हिट कर देगा, ठीक है। राफेल की बात करें तो इसमें बहुत सारी, अब इसकी डिटेल में मत जाइएगा, मेट्रोल मिसाइल लगी है, हैमर बम लगा हुआ है, अच्छा खासा। ये 4.5 जनरेशन का हमारा ये है, ठीक है, फ्रांस से लिया है हमने। अच्छा, भारत कौन कौन सा ड्रोन यूज कर रहा है, तो एक टोही होता है। देखो, अलग अलग ड्रोन के अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज होता है। कोई भैया सिर्फ निगरानी करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए है, तो तापस है, रुस्तम है, DRDO ने बनाया है, हेरॉन है, ये इसराइल का है। ये ड्रोन है, ड्रोन के नाम है। UAV सी UCAV, ये क्या है, ये भी ये अभी अंडर डेवलप्ड है। ये एक हेरॉन TP हमने लिया है बेसिकली, यानी अपने साथ ये बम और बंदूक लेके जा सकता है, फायरिंग कर सकता है, इस काइंड ऑफ। स्वॉर्म ड्रोन क्या होता है, ये दुश्मन की रक्षा को अभिभूत करने वाला, यानी कि भाई उसको चकमा देकर अटैक कर सकता है ये। और अभी ये भी अंडर डेवलप्ड ही है, अभी विकसित हुआ है अभी, ठीक है। और एक लाइटनिंग म्यूनिशन, यानी जिसको कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है, ये जाके फट जाएगा, मतलब एक तरह से ये फटने के लिए बना है, और सब ये रिमोट से हैंडल होगा। ये कहीं भी जाके, ये किसी से जब कोई प्लेन आ रहा है तो प्लेन से जाके टकरा जाएगा ये, उस काइंड ऑफ कामाकाजी। भारत ने भी अपना बनाया है, नागास्त्र है, वॉरमेट है, ये पोलैंड से लिया गया है, स्काई स्ट्राइकर है, इसराइल के सहयोग से। कुछ कुछ जो डिस्ट्रॉयड इसको कह सकते हैं, कि डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से ही ये उड़ता है, फटने के लिए ही उड़ा है, ठीक है। चलिए, तो इसका यूज अंतिम समय में होगा। अंतिम समय का मतलब कि हाँ, टारगेट दिख गया है, अब उसको उड़ाना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तब होगा ये। चलो, अब अच्छा, एक चीज और, तो अब कुल मिला के हमने अपना सैटेलाइट वगैरह भी भेज रखा है, उपग्रह जो नेविगेशन है, AI ऑटोमेटेड जो है, संचालित सिस्टम है, ड्रोन द्वारा समर्थित, जो सपोर्टेड, एक मल्टी लेयर, वो हमने वायु रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक लॉन्ग टर्म रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इतना लिख लो, काफी है, सफिशियंट है, ठीक है। तो देखो, अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले क्वेश्चन को, नीचे वाले, ये दो तीन स्तंभ को आपने बता दिया। अब ड्रोन तकनीक जो है, इसको हम कैसे, इसको और थोड़ा सा जो है इस सिद्धांत को मजबूत करने में
जो और क्या टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आ रही है, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मतलब ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें और भी चीजें ऐड ऑन होनी है अभी। चलो अब आगे जरा सा प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के हिसाब से हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसको तो कर ही लेना। इसके अलावा कुछ वर्ड्स जो हैं, की वर्ड्स जो हैं, उसको भी देख लो आप लोग। हम्म, चलिए, ये कीवर्ड है आपका, जैसे कि ये सोनार क्या होता है भाई, रडार क्या होता है, तो क्या होता नहीं है, फंक्शन क्या क्या इन दोनों में करोगे, इन दोनों का फंक्शन देखोगे। अलग से लिख लो फॉर प्रीलिम्स, फंक्शन काम कैसे करता है। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ये भी ध्यान रखना। मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अलग से इसका प्रीलिम्स के हिसाब से बना के दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया। स्पूफिंग, सॉफ्ट किल, हार्ड किल, ये सब प्रीलिम्स के, इसका मतलब क्या है। ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, चलो छोड़ो उसको अभी। और क्या बच रहा है, पाइथन वगैरह, चलो ठीक है, छोड़ो, डब्बी मिसाइल छोड़ो उसको। ड्रोन टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा देख सकते हैं हम। इसको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा हम देख सकते हैं अलग से। हो सकता है आने वाले मंथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या बच रहा है। ठीक, ये सबने मेंशन कर लिया अपने बुक में। जल्दी से बताओ। चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पाकिस्तान के लिए काम किया, ये ऐसा खबर सुनने में आया है ना, जिसको यूट्यूब की भाषा में कहे तो खबरें निकल के आए काइंड ऑफ, है ना। हरियाणा के ही एक वो थे। तो अभी हमारे लिए काम की चीज क्या है, गोपनीयता अधिनियम कौन सा है हमारा, ये 1923 का है। और न्याय संहिता में भी है, धारा वारा छोड़ देना। जासूसी का आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि हमारी सोवेनिटी, यूनिटी और अखंडता जो है उसको खतरे में डाल रही थी, उनका जो काम था। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस वेंस में नहीं आएगा। एक एक लाइन मेंस में लिख सकते हैं खाली इसका, जैसे अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा, तो गोपनीयता, अगर कोई जासूसी कर रहा है तो आप ये डाल सकते हैं। सिर्फ जासूसी कर रही नहीं, कई बार नैरेटिव बिल्ड, तो 90% जो लोग हैं वो नैरेटिव बिल्ड करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे आप, भैया हमने जीत लिया, हम जीत गए, लेकिन क्वेश्चन उठाया जाएगा कि कितने विमान गिरे। वेरी गुड, हमारे कितने गिरे ये बताओ, पाकिस्तान भी जाना चाह रहा है। तो ये सोशल मीडिया में ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मिसगाइड करना है, ब्लफ करना है। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी फिफ्थ जनरेशन का जो वॉर पैटर्न जो बदल गया है, उसके वजह से अब लड़ाई जो है ऐसे ही लड़ी जाएगी। अब बंदूक चला के यार, वो तो बहुत रेयर केस होगा अब। ठीक है, चलो, जैसे आपने वो सुना कि शिवांगी सिंह जो है, नहीं हमारी क्लास वाली नहीं, राफेल वाली, ठीक है, पाकिस्तान का दावा है कि भैया उन्होंने कैद कर रखा है ना, मजेदार चीज। बट वो तो हर जगह दिख रही है। पहले जब फोटो दिखाया गया तो कहा कि नहीं, तो पुरानी फोटो है। ठीक है, प्लेन उड़ाते हुए दिखा दिया, द्रौपदी मुर्मू जी के साथ फोटो दिखा दिया गया।
अच्छा, नहीं अब नहीं, ये प्रोपेगेंडा हमने छोड़ दिया फिर। कुछ अभिनंदन को छोड़ा था, अब इसको भी छोड़ दिया काइंड ऑफ। तो ये प्रोपेगेंडा चलता रहता है ना, और ये बंद नहीं होने वाला। चलिए, तो इसका प्रावधान क्या क्या है? तो वही गोपनीयता की रक्षा करना, जो सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता की रक्षा करना, विशेषकर नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में। ठीक है, तो अब ये काम की चीजें उसको ध्यान में देना भी। ठीक है, पूरे भारत में किसी भी सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार या विदेश में भारतीय नागरिक पर लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी अमेरिका में बैठ के अगर आपने कोई क्राइम किया, किसी भी देश में किया, तो आप यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा, आप अभियुक्त हैं फिर। ठीक है, तो वही जासूसी, राजद्रोह और जो हमारी जो नेशनल यूनिटी है, उसके लिए एक थ्रेट के रूप से ये संबंधित है। ठीक है, कई सारे उसमें प्रतिबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप सार्वजनिक हित में नुकसान से अधिक अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है, तो आरटीआई भी आपको देने से मना कर सकता है ये इंफॉर्मेशन। जैसे कौन सी यूनिट हमारी अभी, कौन कौन सी जो यूनिट है वो अभी ये अभ्यास कर रही है सर्किट पे, आप आरटीआई लगा के देखो, आपको नहीं मिलेगा, क्लासिफाइड है, सॉरी। ठीक है, चलिए, तो जासूसी हो या कुछ भी व्यक्तिगत या विदेशी लाभ के लिए आधिकारिक रहस्यों का गलत संचार वगैरह करना है, जो भी है। ठीक है, इतना लिखने के लिए काम की चीज नहीं है। काम की चीज क्या है इसमें? ये चीज, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल अब खतरा तो बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, सभी नहीं है, हम सभी को कह भी नहीं रहे, लेकिन एक थ्रेट तो है। तो साइकोलॉजिकल जो वॉर है, बेसिकली साइबर जिसको कहते हैं, जनमत को प्रभावित करने के लिए गलत प्रचार, सूचना देना, दुष्प्रचार फैलाना, है ना। चीन ने सिंजियांग में अपनी कार्रवाई के को बचाव के लिए इन्फ्लुएंसर का यूज किया था, एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि हाँ बिल्कुल, और वर्ल्ड लेवल पे ये हो रहा है। ठीक है, ज्योति जी हैं यहाँ पे, अच्छा मल्होत्रा भी हैं, है ना, इन्होंने भी पाकिस्तान की खुफिया जो आईएसआई एजेंसी है उसके लिए कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह कर दिया था। कई बार जो सोशल जो पोलराइजेशन जो होता है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली फर्जी खबरें, जो खबरें हैं वो चलाई जाती है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में फर्जी खबर फैलाने के लिए सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के बहुत सारे जो अकाउंट है उसको ब्लॉक किए। चलिए, तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि अब लड़ाई का की जगह बदल चुकी है। अब कोई बंदूक और छुरी लेके आएगा, वो आप कितने लोगों को मारोगे? एक, दो, चार, बस खत्म। सनी देओल तो हो नहीं सब। तो विदेशी प्रभाव और हाइब्रिड युद्ध, हाइब्रिड युद्ध में क्या होता है बेसिकली, कि भाई वॉर जैसा लगेगा, हम बैशिंग करेंगे, किसी को गाली देंगे, प्रोवोकेशन करेंगे, फेक नैरेटिव करेंगे। जैसे शिवांगी जो सिंह है, वो हमारे यहाँ कैद है, अब भारत की जनता परेशान हो रही है, होने दो, यही तो करना है ना। कितने कितने, अच्छा आपने इतने गिराए, आपके कितने गिरे, चलो वहां से एक क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ भी लोग रील में क्या बोलते हैं इसको, क्या बनते हैं आप लोग, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, लाइक्स के लिए ये सब सवाल उठा देते हैं। तो आजकल तो कोई भी कैमरा पकड़ो, सब नेक्स्ट लेवल पे है ना। तो बाहरी समूह अलगाववादी प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर का यूज करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर आज से यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अब इसका एक और जो मैंने इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी डायमेंशन। आप देखोगे कि एक वर्ल्ड में क्या नाम है उसका, अमेरिकन या लंदन का एक बहुत कहा जाता है प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन वो है नहीं, उसको मुश्किल से 200 लोग भी नहीं पढ़ते हैं वहां पे। क्या तो नाम है, टाइम्स नाउ करके, नहीं कुछ ऐसे कुछ पेपर है, एक न्यूज पेपर है, बहुत सारे भारतीय जो पत्रकार है उसके लिए वो आर्टिकल लिखते हैं, जबकि पढ़ता कोई नहीं है उसको। तो नैरेटिव बिल्ड करना हुआ, और वहां पे अपना विश्व भ्रमण करते हैं वो। ठीक है,
तो बहुत सारे जैसे कि प्रतिबंधित संगठन है, सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े, जो पंजाब पॉलिटिकल टीवी को भी ब्लॉक किया गया। ठीक है, वो एक था ना सिद्धू मूसे वाला काइंड ऑफ, और भी बहुत सारे हैं, आप लोगों के बहुत फेवरेट रहे होंगे। तो आतंकवादी प्रचार, चरमपंथी समूह द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को की रिक्रूटमेंट की जाती है। बुरहान वानी का नाम तो देखा ही होगा, है ना, एक अलकायदा का उपदेशक था, प्रीचर था। अब ये नाम तो याद रहेगा नहीं किसी को, चलिए छोड़ दो इसको। तो ऐसे एक सोशल मीडिया के लिए भी एक चेहरा दिखाया जाता है ना। तो अब साइकोलॉजिकल ये सब बता तो दिया मैंने आपको सारा चीज। अब इसके लिए कदम क्या उठा रही है सरकार, मेन मुद्दा ये है। ये तो कहानी हो गई, बट कहानी के अलावा सरकार कर क्या रही है इसके लिए। तो कानूनी उपाय यही है कि भाई सामग्री, अगर कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सामग्री को, उस कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है, और 36 घंटे के भीतर अवैध सामग्री को या तो हटाइए, या मूलकर्ताओं का पता लगाना कि भैया किसने लगाया, किसने भेजा। शिकायत की जा सकती है, एक शिकायत अधिकारी नियुक्त होगा, अपॉइंट होगा। पीआईबी ने क्या किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक यूनिट जो है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये भी उस लेवल पे काम नहीं कर रही है। जैसे बहुत सारी फर्जी खबरें जो आती हैं वो, अब मान लो कि भाई एक एक्स को यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसने एक फर्जी खबर चला दी, और मैं पीआईबी का नाम मैंने नहीं सुना है, गवर्नमेंट है नहीं सुना हमने, या एक्सेस नहीं है, या फिर हम मानेंगे नहीं, क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सबको चाहिए वो ना, कियोस्क चाहिए, फोमो चाहिए। चलिए, और क्या क्या हो सकता है। 1923 का और सिविल सेवा आचरण नियम पर अधिकारियों को नियमित संवेदीकरण, यानी कि भाई उनके आचरण पर भी, कि भैया आपके पास बहुत सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रहती है, कहीं उससे हनी ट्रैप तो नहीं हो गए, ये भी देखना जरूरी होता है। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते दिखे हैं, है ना, उनको पता ही नहीं चलता है क्या हुआ है। जब तक पता चलेगा तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने जो प्रति प्रचार कार्रवाई देखी, जैसे उसके लिए दिशा निर्देश है वो दिए गए थे। पाकिस्तान और नेपाल के पास जो बॉर्डर स्टेट इलाके हैं, भारत विरोधी प्रचार के प्रति सतर्क रहने के लिए एक दिशा निर्देश दिया गया। फर्जी खबर फैलाने वालों को के अकाउंट ब्लॉक किए गए। तो उससे क्या हो जाएगा, नया ब्लॉक, एक नया अकाउंट बन जाएगा, और वो अकाउंट जरूरी नहीं कि इंडिया में बन रहा हो, 90% तो पाकिस्तान में बनते हैं। ठीक है, तो जनता से पीआईबी फैक्ट चेक को फर्जी खबरों से की रिपोर्ट करने का आग्रह किया गया। वही है ना कि हमें पसंद क्या आता है। चलिए, तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर क्या खतरा है, तो हाँ, एक एंगल से देखा जाए तो हम इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। भाई 5 लाख अगर मेरे फॉलोअर हैं, और मैं कल को कह दूं कि भाई आके क्या हुआ, यही तो हुआ है ना। नेपाल का उदाहरण आप देखिए, जैनजी, तो उन्होंने भी, ये सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ, फॉलोअर्स अधिक थे तो लोग आ गए। ठीक है, चलिए, तो इन्फ्लुएंसर संबंधित खतरों के प्रति भारत का दृष्टिकोण जो है मल्टी लेयर्स पे है। पारंपरिक आधिकारिक गोपनीयता जो नियम है उसको और थोड़ा सा हमें आईटी नियम के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी होगा, तभी ये अश्योर कर पाएंगे कि ऑफलाइन जासूसी और डिजिटल प्रचार दोनों के खतरे को हम इफेक्टिव ढंग से क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, टॉपिक क्लियर हुआ, कुछ कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद के खिलाफ, यानी कोई स्टेट जो है, एक पॉलिटिकल स्टेट का मतलब पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है, और जब वो आतंकवाद को एज अ टूल यूज कर रहा हो तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया वो। ठीक है,
तो भारत की जो राजनयिक एक्सेस कहाँ तक हो गए, डिप्लोमेटिक जो एक्सेस है उस पर बात। ऑब्वियस है, भारत ने ये जो घटना घटी पहलगाम की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद हमने क्या किया, भारत ने पाकिस्तान यानी जो स्पॉन्सर जो टेररिज्म था, सीमा पार जो आतंकवाद को टारगेट करते हुए, एक तो ऑपरेशन सिंदूर हमने मारा ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमने जो 9 जो एक टीम बना के जो बाहर भेजी, 30 भारत ने 30 से अधिक देशों में अपने बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेजा। इन टीमों में सांसद सदस्य, वरिष्ठ राजनीतिक नेता और अनुभवी राजनयिक भी शामिल थे। दो राष्ट्र सिद्धांत के सांप्रदायिकता के आधार पर पाकिस्तान का जो आख्यान दिया गया आसिफ मुनीर द्वारा, उसके ही रिपरकशन में हुआ था ये पहलगाम। तो ये काम, तो इन्होंने फिर बताया कि भाई कैसे कथा निर्माताओं ने के रूप में कि भाई जाके बताइए कि क्या पाकिस्तान ने क्या किया है हमारे देश में। हमने घर में घुस के ठोका भी है, लेकिन आप भी जानिए। तो एक होता है ना कि भाई 10 लोगों को साथ में लेके चलना, ताकि आपके वो भले मदद ना करे बट आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे फिर वो, है ना। तो कोलंबिया में उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में, कोलंबिया ने अपना पहले का बयान वापस लिया। आप बोलोगे क्या फायदा हुआ, तो कोलंबिया ने अपना पहला जो बयान दिया था उसको वापस ले लिया और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन को दोहराया। फिर एक जो देश जो हमारे अगेंस्ट था, हम हमारे अगेंस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बोल रहा था, उसने अपना बयान वापस लिया। हमने सिर्फ अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है इसके वजह से, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अब इसका उद्देश्य क्या था, यानी एक्सेस का ये पर्पस क्या है। तो कश्मीर मुद्दे को फिर से एक बार परिभाषित करना था कि कश्मीर को एक आंतरिक संवैधानिक मामला के रूप में प्रस्तुत करना, ना कि द्विपक्षीय मामला के रूप में। यानी एक बार कश्मीर को फिर से अंतरराष्ट्रीयकरण करना, इस तरह की बातें थी। और आतंक, ये उनका पाकिस्तान का पर्पस था। भारत का है कि भाई ठीक है, अब ये द्विपक्षीय मामला नहीं है, संवैधानिक मामला है हमारा, 370 जो है, हम अपने देश में कुछ भी करें, है ना। तो आतंक को राजनीति के रूप में उजागर करना, कि देखो पाकिस्तान की तो ये पॉलिसी का हिस्सा है, ये आतंकवाद को ये एक टूल के रूप में जो है, क्योंकि आतंकवाद तो किसी का सगा नहीं है भाई, आज यहां फट रहा तो कल कहीं और फटेगा। ठीक है भाई, देखो दिमाग जिसका खाली है उसको सिर्फ एक दिशा देनी है भाई, बंदूक की गोली, आप ऐसे समझो, बंदूक की गोली है तो आप जिस भी दिशा में चला दो तो चल जाएगी वो, अपना दिमाग तो है नहीं। तो एक वैश्विक खतरे के रूप में दिखाना कि भाई, और जैसे दुनिया पहले क्या होता था 2014 से पहले, कम से कम ये एक भारत की विदेश नीति का एक बहुत मजबूत पक्ष है कि अब दुनिया वैसे हमें नहीं देखती जैसे 2014 से पहले देखती थी। तभी तो मैं कहता हूं कि मोदी जी आंतरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री है, आंतरिक मामलों में फेल है, लेकिन विदेशों में ये सक्सेस है। ठीक है, तो ये दिखाने में, ये बताने में दुनिया को ग्लोबल लेवल पे कि भाई ये हमारी कोई अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है, आपकी भी प्रॉब्लम है। आज आप सपोर्ट कर रहे हो तो कल को ये आपके अंदर घुसेंगे। पाकिस्तान, ये तो जग जाहिर है ना, आप देखो तो पहले कि भाई पाकिस्तान ने टेररिस्ट को अपनी पॉलिसी में वो लेके आ गए, इंडक्ट कर दिया। आज पाकिस्तान में डेली बम फट रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो, तो भारत की जो पहुंच की इफेक्टिवनेस की बात अगर हम बात करें, तो आप अपनी आत्मरक्षा का जो ये है, भाई ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने कहा सशस्त्र आक्रमण के लिए एक वैध प्रतिक्रिया, एक लीगल रिस्पॉन्ड के रूप में उचित ठहराया। भाई संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का जो चार्टर है 51, वो भी कहता है कि भाई आप अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को हिट कर सकते हो। शून्य सहिष्णुता की नीति का समर्थन, यानी कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे सभी जितनी भी प्रमुख शक्तियां हैं
पहलगाम के हमले की निंदा की, भारत का समर्थन किया, ठीक है। और भारत ने इसे मुद्दे को धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया। इंडोनेशिया, मिस्र, बहरीन ने ओआईसी में पाकिस्तान के कदम को रोक दिया, ठीक है। ये ओआईसी जो है ये 57 कंट्री जो है बेसिकली यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। क्या हो गया? तो हमने अपना पक्ष ढंग से रखा, ठीक है। अब इसका लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है प्रभाव? तो वैश्विक स्थिति भारत की मजबूत होगी, ऑब्वियस, क्योंकि हम अगर इंटरनेशनल नॉर्म्स में देखें तो भारत क्या है, एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में हम दिखते हैं। हम वहां के पाकिस्तान में जाके वहां के नागरिकों को पर हमला नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को अलग थलग करना है, आइसोलेट करना है। तो राजनीति और जो प्रतिष्ठा संबंधी लागत पैदा करती है। इसका मतलब अगर आपने स्टेट स्पॉन्सर घोषित करवा दिया तो एक तो फाटा से इन्हें ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। वो एक टेक्निकल चीज है, चाइना सपोर्ट में खड़ा है, ठीक है, एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपने ये दुनिया देख तो रही है बट अभी हामी नहीं भर रही है ना, तो कम से कम ये हो सकता है कि उनकी प्रतिष्ठा पर क्या लग सकता है, एक कॉस्ट। आपने अटैक किया तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यू हैव टू पे इट। तो आतंकवाद विरोधी अब ये नेतृत्व के रूप में आएगा भारत। हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म में कि भैया हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, जो जो जिन देशों को लगता है कि वो उनको आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग करना चाहिए वो हमारे साथ आ जाए। तो भारत की अब भूमिका बढ़ने वाली है वैश्विक सुरक्षा को लेकर और आतंकवाद विरोधी एजेंडे को आकार देने में। बिल्कुल ये चीज तो है डिप्लोमेटिक लेवल पे। अब ये एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, इसमें भी 10 साल लगने वाला है, क्योंकि डिप्लोमेसी में चीजें सालों साल चलती हैं। ओवर द नाइट कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो अब इस रास्ते में बाधा क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है? ठीक है, तो बार बार पाकिस्तान के साथ फिर से जुड़ा हुआ डर लगता है कि भाई कल को वैश्विक ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान को एक साथ मनाने का जोखिम है। ट्रंप ने कहा भी कि चलो हम करवा देंगे, है ना, क्या होगा? बेचारे वो तो इजराइल को भी में भी करवा रहे थे सीज फायर। एजेंडा उनका अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो अब मुद्दा क्या है कि भाई एक बार फिर से अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुका पड़ा है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑयल और वेपन, ये दो चीज अगर भारत अमेरिका से लेना स्टार्ट कर दे, यानी ऑयल ले ले रशिया से बंद करके, हम अगर आज के डेट में हम हालांकि हम ऑयल अमेरिका से भी ले रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि आप पूरी तरह से बंद करो, रशिया से और ईरान से लेना, हमसे लो, हम देंगे आपको। तो भैया एक बात बताओ, मैं ग्राहक हूं, तुम दुकानदार हो, ठीक है। तो आपका कॉस्ट मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं आपसे ऑयल क्यों लूंगा, पहले मुझे ये बताओ। ये तो दुकानदार धमका रहा है कि आप सामान नहीं लोगे तो हम आपके यहाँ बम मार देंगे, कुछ इस तरह की बातें। कुल मिला के अपने हथियार को बेचना है। अब समन्वित का जो वैश्विक कार्रवाई का अभाव ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि समन्वित पूरे विश्व के देश पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाए ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा, ये भी सुन लो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा, कोई कंट्री जो उसके पक्ष में खड़ा होगा, ठीक है, जिसे एर्दोगन बनना होगा। चलिए, वैश्विक मंचों में पाकिस्तान को लाभ मिल रहा है, जैसे कि चीन का समर्थन मिला हुआ है। तो यूएनएससी में तालिबान प्रतिबंध समिति का ये अध्यक्ष भी बना हुआ है, अभी यूएन में अध्यक्ष बन चुका है, 1-2 साल के लिए, ठीक है। भारत में भी कई बार रह चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष इसी को बना दिया गया, ये है समस्या। तो अब यूएन में कोई भी अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई प्रस्ताव आएगा तो ये पेश नहीं होने देगा, पेश मतलब पास नहीं होने देगा, अड़ंगे डालेगा, क्योंकि भाई इसकी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है ये। अगर जरा सोच के देखो, 1 सेकंड के लिए मैं मानता हूं
इंडिया है ही नहीं, इंडिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान का वजूद क्या है? बहुत दूर की चीज मैंने कह दी। यानी पाकिस्तान, अगर दोस्ती हो गई तो फिर पाकिस्तान खाएगा क्या, करेगा क्या? ठीक है, चलिए। तो कुछ नहीं करना, तभी तो मैं बार बार कहता हूं, मेरा एक तकिया कलाम है कि निकम्मा पड़ोसी कुछ नहीं करता है, बस कटोरा लेके बैठा रहता है, इसलिए मैं उसको निकम्मा कहता हूं। एज अ पॉलिटिकल, वहां के आवाम को, जनता को नहीं, ठीक है। चलिए, तो वैश्विक वित्तीय निकायों में सीमित प्रभाव है इसका, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद आईएमएफ ने तो पैसे दे ही दिए, एडीबी से मिल गया, आईएमएफ से मिल गया, वर्ल्ड बैंक से मिल ही गया है, मिल ही रहा है। हाँ, थोड़ा डिले हो जाता है, फिर मिल जाता है। लगातार चीन और टर्की जो है पाकिस्तान को समर्थन देते रहते हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की मिसाइल थी, हालांकि मैं इसमें चाइना का रोल नहीं देखता। हाँ, कुछ सपोर्ट उन्होंने किया, लेकिन उनकी भी पोल खुल गई। आगे से अब वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा लघु, यानी बहुत स्मॉल लेवल पे, अगर हम मीडिया का जो ध्यान है ना, वो बहुत ही मतलब शॉर्ट मेमोरी है। सब लोग अभी रशिया और यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ध्यान वहीं पे है। इसराइल और हमास, अब तो इंडिया में तो कोई बात भी नहीं करता, अब तो रशिया और यूक्रेन की बात तो अब तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप देखोगे अब इसराइल और हमास की बात कोई नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में हुआ, उसके बाद खत्म। ईरान के साथ जो परमाणु तनाव चल रहा था, उस पर भी बात खत्म। तो लंबे समय तक आप इसको भुना नहीं सकते, है ना। तो बहुत सारे जो वैश्विक संकट है, तो आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का ध्यान, मतलब पाकिस्तान का कोई रोल है, ठीक है यार, बाद में देख लेंगे, पहले जो सामने जो मुद्दा है, पहले उस पर हम दो चार हो जाए, देख लें क्या क्या समस्या है। तो बड़े बड़े मुद्दे पहले से ही हैं, तो विश्व का ध्यान इस पे नहीं जा पा रहा है। तो भारत को ने ये देख लिया है कि भाई कुछ होने जाने वाला नहीं है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो भारत की जो राजनयिक जो पहुंच है, संप्रभुता, सोवरेनिटी पर ये जोर देते हुए, अब किसी भी बाहरी मदद को अस्वीकार करते हुए, नहीं, मिडिएटर नहीं होने वाला। मेरे और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मसला है, तो सॉल्व भी हम आपस में बैठ के करेंगे, कोई तीसरा पार्टी नहीं होना चाहिए, फोन और फ्रेंड नहीं होना चाहिए, है ना। केबीसी तो खेल नहीं रहे, तो रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है, ठीक है, वेरी गुड। भू भू रणनीतिक, अगर राजनीति में देखें, तो इस पक्ष का जो हमने जो डायलॉग दिया, उसको ये शेप दे रहा है बेसिकली, कि अक्सर परिणाम को आकार देता है ये, कि भाई रिजल्ट यही आएगा, अगर आपने जो कह रहे हैं आप, आपकी कथनी और करने में अंतर नहीं है। तो भारत की चुनौती केवल लड़ाई जीतना तो है नहीं, बल्कि कहानी का मालिक होना भी है। यानी भाई, बॉस तो कोई एक ही होगा ना, क्लास में कौन हो सकता है गुंडा? भाई मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने सबके माइक बंद कर रखे हैं। आप लोग जब आईएएस बन जाइएगा तो आप बॉस हो जाइएगा, आप लोग फोन नहीं उठाओगे, है ना, ये होगा। तो उस वक्त तब की तब देखी जाएगी, है ना, हरियाणा में वो कहावत है, देखी जाएगी। चलो, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए। चलिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस, कौन कौन है? सभी लोग हैं। हम्म, चलिए, ब्रह्मोस, उसका जो परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये हुआ है कि भाई चलो हम थोड़ा सा देखेंगे क्या ये किया गया है, ठीक है। यूपी के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी केंद्रीय बजट में घोषित भी हुआ था कि उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर जो है, यूपी ईडा, ये यूपी पीसीएस का मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कोई अगर देगा तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, 2025, ठीक है। तो देश में कहाँ कहाँ पे रक्षा कर लिया रहा है, तो आप
तमिलनाडु अलग, आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, ये सब एक पूरा रक्षा गलियारा, गलियारा मतलब कॉरिडोर, ऐसे देखिए, ये सारी चीजें रक्षा से संबंधित उद्योग से ही जुड़ी हुई है यहाँ, ठीक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। तो ये अलीगढ़ 6 जो डिस्ट्रिक्ट इसमें आएंगे, अलीगढ़, आगरा है, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। ओके, चलिए ब्रह्मोस की बात करें तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक 290 इसकी रेंज है, और भूमि से, समुद्र से और हवा में, तीनों वेरिएंट हमारे पास है अभी। और ये लंबी दूरी का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक यानी गति जो है 1.5, सुपरसोनिक गति किसको कहते हैं? ध्वनि की तेज से जो स्पीड है उससे 1.5 ज्यादा, यानी मैक में आ गया। तो जो भी इस स्पीड से ज्यादा स्पीड रखेगा, मान लो कि यार आपकी पास बाइक है, उस बाइक की अगर ये स्पीड है तो सुपरसोनिक है। मिसाइल है या किसी कोई गन की बुलेट है तो ये सुपरसोनिक हो जाएगा। तो इसको क्रॉस जैसे ही किया 1.5 को, तो ब्रह्मोस की स्पीड क्या है? 2 से 3 मैक की। तो उसको डिटेक्ट करना मैंने पहले ही कह दिया कि लगभग नामुमकिन है। जब तक आपको डिटेक्ट होगा तब तक तो वो उड़ा चुका होगा, है ना। तो भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की जो मस्कवा नदी है उसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। काम की चीज क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रह्मोस ब्रह्मोस बहुत चला है, इसीलिए फिर से एक बार, पहला 2 चरणों में ये मिसाइल काम करती है ना? 2 चरण पे, ऐसा समझो। एक तो पहले इसमें सॉलिड जो बूस्टर है वो लगा हुआ है, जो एक बार उसको स्पीड देने के बाद ये अलग हो गया, ये पोर्शन जो है ये अलग हो जाएगा। अब ये ही आपस में आगे बढ़ेगा, और वो इसको कहते हैं वॉर हेड, यानी आप समझिए बारूद इसी में लगा हुआ है, ऐसे समझिए, ठीक है। अब ये जो इंजन है बीच वाला, जो बॉडी वाला जो पार्ट है, ये तरल रैमजेट इंजन इसमें लगा हुआ है, जो इसको स्पीड देता है कि कम से कम 3 मैक तक ही चला जाएगा। अभी अब ये जो है 800 किलोमीटर के तक, भैया 290 में ही जान जा रही है, ये 800 किलोमीटर तक अब इसका रेंज हो जाएगा। इसमें कई सारा, ये फायर एंड फॉरगेट, यानी एक बार आपने टारगेट सेट कर दिया, आंख बंद करो सो जाओ, सामने वाला डिस्ट्रॉय ही होना है, बचने का कोई तरीका नहीं। तो ये ब्रह्मोस जो है, एनजी जो है, इसका एक अलग अलग वेरिएंट भी बनाया गया है। ये छोटा है, थोड़ा हल्का है। और एक ब्रह्मोस 2 है जो हाइपरसोनिक है। ये 5 हाइपरसोनिक का मतलब क्या हुआ, कोई भी मिसाइल को अगर हम कहें हाइपरसोनिक है तो यानी 5 मैक के स्पीड अप वो जो है वो ले जाएगा वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहला खरीदार हमने फिलीपींस को बना के भेज दिया, ठीक है। दूसरा जो है अन्य, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, मलेशिया को तो खैर नहीं मिलने वाला, तो बेफिक्र रहिए। यूएई को मिल जाएगा, चिली को मिल जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे हम अन्य जो मार्केट में जो इसके अलग अलग जो मिसाइलें हैं उस पे देख लें अगर, तो ये इसकी रेंज वगैरह है, अगर आप इसको रटना चाहें तो रट सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इस तरह से पूछेगा यूपीएससी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आप इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। सुपरसोनिक मैंने बता रखा है, सबसोनिक का स्पीड क्या ये रट लीजिए, सबसोनिक का जो रेडियस कितना है, हाइपरसोनिक की स्पीड क्या होगी, और सबसोनिक की स्पीड क्या होगी। तो ये रेंज है, सबका अलग अलग रेंज है, देखो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा इसको कहाँ से दागा जा सकता है, सुपरसोनिक वाला ये तीनों से है, ये भी तीनों है, ये भी तीनों है। तो अब सब तीनों से है, ठीक है। एक वायु है, जहाज है, पनडुब्बी है, सबसे हो गया। तो बच रहा केवल वायु, इसको रट लो, एक यूनिक है थोड़ा सा। हाइपरसोनिक जो मैक है, क्या नाम है इसका, किंजल, ये रशिया के पास है। हालांकि ये ब्रह्मोस भारत का है, टॉमहॉक अमेरिका क्या है, कैलिब्र करके है, ये रशिया का है। किंजल जो है, अरे वाह, ठीक है, ये रशिया का है। स्कैल्प ये फ्रांस का, ये नाम रख सकते हो थोड़ा सा चाहो तो।
ठीक है। तो हम बात करें कॉरिडोर की बात करें तो हमें कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो भैया हमें डिपेंडेंट नहीं होना है ना। मेक इन इंडिया और रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, जॉब भी मिलेगा, है ना। घरेलू विनिर्माण होगा तो पैसा भी बचेगा, डॉलर, है ना। आयात में निर्भरता कम होगी, जॉब जनरेशन होगा, एक एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप होगा, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षा निर्यात को सुविधाजनक बनाना, अभी इतने देश लाइन पे खड़े हैं, है ना। मैं तो ये कहता हूँ भाई, भारत की ये नीति होनी चाहिए, आसियान कंट्री के सभी कंट्री को 50-50 ब्रह्मोस दे के छोड़ दो, चीन भी काबू में रहेगा, बात ही खत्म। नहीं हो तो कम से कम 20-20 मिसाइल फ्री में दे दो। तो आप कहोगे सर कि इतना पैसा फिर बनाने में लगा है। नहीं, फ्री का मतलब ये है, आप अगर सिक्योरिटी में ताला अच्छा खरीद रहे हैं तो सिक्योरिटी पर में आपने घर अगर 10 करोड़ का घर बनाया है और 2 लाख का ताला भी नहीं ले पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है ना। सिक्योरिटी चाक चौबंद होनी चाहिए ना। चलिए, तो ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है, स्वदेशी मिसाइल उत्पादन को ये मजबूत कर रही है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा जो प्रमुख जो रक्षा निर्यातक के रूप में भी हमें स्टैब्लिश कर रही है। रक्षा गलियारे का जो मैन्युफैक्चरिंग है, रोजगार निर्यात को बढ़ावा देंगे और एक हम मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर के सामने आएंगे। अमेरिका को यही तो डर है। डर क्या है कि भैया ये वो ना हो जाए, भारत सब आत्मनिर्भर ही बन जाएगा तो हम फिर मेरा जो मिलिट्री इंडस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स है उसका क्या होगा? हथियारों जो हम बेच रहे हैं, जैसे अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि 10 मिसाइल दे दो पाकिस्तान को फ्री में, लेटेस्ट वाला, तो क्या होगा? भारत को डर लगेगा, फिर भारत या तो किसी और कंट्री से खरीदेगा या फिर हमसे खरीदेगा, तो हम अपना दुकान उनके सामने लेके जाएंगे कि लो भैया हमसे खरीद लो। आ रही बात समझ में? तो 2 कंट्री ऐसे हैं जिसका मैं कभी भी हामी नहीं भरने वाला। मैं 1 मिनट के लिए पाकिस्तान पर भरोसा कर लूंगा, चाइना पे और अमेरिका पे, ये 2 पे ना कभी किया है और ना कभी हो पाएगा। कारण, तो आप अगर डिप्लोमेट बनते हैं तो आपकी सबसे चैलेंजिंग जॉब जो रहेगी वो अमेरिका में ही रहने वाली है। खैर अमेरिका इतनी जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। चलिए, किनको किनको आईएफएस लेना है, किसी ने सोचा है? एनीबडी? कोई आईएफएस के लिए ट्राई करेगा? सोचा भी है किसी ने कि सबको यहीं पे पैसा कमाना है? कोई भी नहीं है? गजब। जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलिए, क्लियर हो गया। गोल्डन ड्रोम। गोल्डन डोम क्या है? ये आयरन डोम की तरह ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है अमेरिका की, ठीक है। तो ये जमीनी और अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो अमेरिकी जो स्टेट है उनको सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल के खिलाफ ये मल्टी लेयर रक्षा प्रणाली होगी। अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर, यानी अंतरिक्ष से ही उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। उन्नत ट्रैकिंग जो टेक्नोलॉजी है सब आपस में इंटीग्रेटेड होगी, मतलब एक साथ बनी होगी। तो यह प्रणाली क्या करेगी? बेसिकली मिसाइलों का पता लगाएगी, ट्रैक करेगी, उड़ाई कई चरणों में उसको नष्ट करेगी, जहां तक कि उड़ान भरने से पहले या हवा में भी इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अमेरिका के पास ऐसा नहीं कि मिसाइल नहीं है, मिसाइल तो पहले से ही पेट्राइड जो मिसाइल है बैटरी पे सिस्टम है, थर्ड है, ठीक है। तो S-400 खरीदने से पहले ये चिपकाना चाह रहा था थर्ड हमें, अमेरिका। तो भारत ने कह दिया नहीं भाई, थर्ड हमारे स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इनका है, एक ग्राउंड आधारित मिड कोर्स डिफेंस है। तो ये अमेरिका के पास मिसाइल का पूरा खेप है ना। 10,000 बम लगे होंगे उसमें, चलो मतलब मिसाइल की बात करें तो गोल्डन ड्रोम के बारे में कंसर्न कितना क्यों है? क्यों? क्योंकि चीन ने इसको दिया है कि भाई अगर आप
अंतरिक्ष में लेके जा रहे हो तो अंतरिक्ष को डिसआर्म रखने की बात कही गई है कि वहां कोई बम बंदूक लेके नहीं जाएगा। अगर आप जाते हैं तो फिर कल को हमको भी जाना पड़ेगा, यानी अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र में बदला बदल सकता है। बिल्कुल चाइना की बात बिल्कुल सही है। और हथियारों की दौड़ जो है, यानी एक आर्म्स रेस जो है, फिर वो स्टार्ट हो जाएगी, वो ट्रिगर हो जाएगी। तो बाह्य अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन होगा। हमने ये भी संधि सभी कि भाई बाहरी जो अंतरिक्ष का जो बाह्य भाग है उसमें हम कोई भी तरह की वेपनाइज उसको नहीं करेंगे। तो ये अंतरिक्ष में आप किसी तरह की गोला बम बंदूक तैनात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जरा सा कंपेयर कर ले। रशिया के पास तो ये ट्रायम्फ है, ठीक है, जिसको S-400 है। और भी बहुत सारे हैं। अमेरिका के पास थार्ड है, इसराइल के पास आयरन डोम है, आयरन बीम, बहुत सारी चीजें हैं। चाइना के पास SQ-9 है, S-300 है। हालांकि अब चाइना अभी चाइना के पास जो भी चीजें हैं वो कोई ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं है। ठीक है, भारत के पास बराक 8 है, आकाश है, बहुत सारी मिसाइलें हैं, पृथ्वी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सबके अलग अलग वेरिएंट है। तो इसको आपको मेंस में ये कुछ नाम है मैंने जो अंडरलाइन किया वो आप लिख सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात करें तो गोल्डन रोम क्रांति तो ला सकता है। तो ये जाहिर सी बात है, जैसे भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए S-400 है ना। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष कानून का उल्लंघन करने और एक नई वैश्विक दौड़ को ये ट्रिगर कर सकता है। तो बात ये है कि अमेरिका पर लगाम लगाए कौन, है ना। तो आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ ये कहना है कि भाई चुनौती जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष दोनों को शांतिपूर्ण बनाए रखने के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। बस बात खत्म। क्लियर? जल्दी से बताइए। चलिए, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जल्दी से। अरे वाह, अब 7 नंबर दे दिया, वेरी गुड। और कोई?